नमस्कार, आप देख रहे हैं एनलाइटन न्यूज़। मैं हूं यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं इस समय झारखंड के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विजय मानकर जी की कुछ समय बाद रैली है। और रैली से पहले हम जानना चाहेंगे कि एपीआई जो कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया है यहाँ पर किस तरह से काम कर रही है। और ये जो झारखंड का दौरा है इसमें जो एपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट है धीमान विजय मानकर जी किस तरह के इस दौरे को ले रहे हैं। और कांग्रेस, बीजेपी और आजसू, झामुमो, झाविमो जैसी पार्टियों के बीच में एपीआई किस तरह से काम कर रही है और एपीआई क्या रणनीति है, क्या नीति है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे धीमान विजय मानकर जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूँगा कि एपीआई जो कि यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही है 40% सीटों पर, किस तरह की पॉलिसी है जिसको लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं सर? ये नीति अभिवचन जो है हमने डिक्लेयर किया है। ये बड़ा वास्ट जो है वो नीति अभिवचन है और ये नीति अभिवचन जो है वो पूरे झारखंड की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए है। प्रमुख बातें इसमें यह है कि जो जल जमीन जंगल है, जो ट्राइबल राइट्स है, इंडिजीनियस राइट्स है, उनका जो वायलेशन हो रहा है इसको कैसे रिस्टोर किया जा सकता है, पॉइंट नंबर 1। उसमें जो है वो दूसरी बात यह है कि जो मैंने जो है 2018 में जो इंडिजीनियस राइट्स को लाने के लिए जो बिल दिया है पार्लियामेंट को, उसको कैसे लाया जाए, इसके ऊपर में कैसे काम हो सकता है, ये दूसरा इसका पॉइंट है। और इसके साथ में माइनॉरिटीज़ के लिए जो सच्चर कमेटी है, कुंडू कमेटी है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। 8% जो है वो बजट में जो है वो पैसा एलोकेट किया जाए माइनॉरिटीज़ के लिए। और जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो 40% किया जाए। ओबीसी के लिए जो है 20% बजट में जो है वो एलोकेशन किया जाए। SC ST के लिए जो है वो 25% से ज़्यादा बजट में एलोकेशन हो और SC ST का रिजर्वेशन जो है वो बढ़ाया जाए। झारखंड के जो लोग हैं 80% जो कंपनीज़ में जो है केवल झारखंड के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, उसमें भी अफर्मेटिव एक्शन हो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए। और यहाँ पर जो लैंड रिकॉर्ड्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 1932 के बाद में जो है जो लैंड रिकॉर्ड्स ठीक से नहीं है। केवल 1908 का लैंड रिकॉर्ड ठीक था, तो खतिया रिकॉर्ड जो होता है वो पूरे तरह से मिलते नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर मूल निवासी का जो आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है यहाँ के लोगों को है, उसको किस तरह से ठीक किया जाए, ये मेजर पॉलिसीज़ जो है। उसके साथ स्वामीनाथन आयोग का जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन किया जाए जिससे कृषि का डेवलपमेंट हो। 200 यूनिट तक जो है वो बिजली माफ़ होगी। जितने भूमिहीन लोग हैं उनको 5 एकड़ ज़मीन जो है वो दी जाएगी। ये घर अगर पुराने हो गए तो उसको सुधारने के लिए 70,000 रुपये दिए जाएंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर बन रहा है उसकी अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, लैंड हो, अगर एक्स्ट्रा बनाना है तो गवर्नमेंट की तरफ से 80,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इस तरह की काफ़ी वास्ट पॉलिसीज़ इसमें है। सर, ये ट्राइबल स्टेट होने के साथ साथ माइंस और मिनरल वाला एक बहुत बड़ा स्टेट है, बावजूद इसके यहाँ पे जो लोगों की स्थिति है वो उतनी सुदृढ़ नहीं नज़र आ रही है। क्या कारण मानते हैं इसका और इसके लिए एपीआई किस तरह से फाइट करेगी सर यहाँ पे? देखिए, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल यानी इको फ्रेंडली माइनिंग और इंडस्ट्रीज़ होना चाहिए। उसके लिए ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है और राइट टाइप ऑफ माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्लानिंग की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों की ज़मीन है, जिनके ज़मीन में माइंस हुई है या इंडस्ट्री बन रही है, उनका विस्थापन किया जाता है। उनको कुछ लाख रुपए दे दिया जाता है और बोला जाता है कि आप चले जाइए, या आपको नौकरी मिलेगी, चपरासी की नौकरी मिलेगी। यहाँ पर जो है एपीआई ने फर्स्ट टाइम जो है पूरे देश में हमने पॉलिसी डिक्लेयर किया है कि अगर वो ज़मीन जो है शेड्यूल्ड एरिया में है तो बगैर ग्राम सभा के, या इवन गाँव में है तो ग्राम सभाओं की परमिशन के बगैर वो ज़मीन जो है वो सरकार नहीं ले सकती, कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं ले सकती। और अगर ग्राम सभा इसको परमिट करती है तो केवल ज़मीन के एवज में ज़मीन नहीं, या कॉम्पनसेशन नहीं, या चपरासी की और लेबर की नौकरी नहीं, तो उस इंडस्ट्री में लगभग 20-25% शेयर होल्डिंग उनको बनाया जाना चाहिए। चाहे 15% हो, 20% हो, वो तो वैल्यूएशन का इशू है, पर उनको शेयर होल्डर बनाया जाना चाहिए। उससे 2 फ़ायदा होगा। एक तो जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें डायरेक्ट उनका जो है वो इक्विटी बनेगी, उनका शेयर बनेगा। दूसरा, वो ओनर्स बनना स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्री के, तो सेकंड फ्यूचर जनरेशन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की जो है वो डेवलप होगी। यानी जो लोग किसान थे, जो लोग जंगल में थे, उनकी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी एंटरप्रेन्योरशिप बनेगी। तो मैं समझता हूँ इसमें ग्रोथ भी होगी और इक्विटी आएगी, यानी समानता आएगी। तो ये पॉलिसी हमने डिक्लेयर की है। माना जाता है कि रघुवर सरकार जो कि यहाँ पे सत्तासीन सरकार रही है उसके द्वारा यहाँ पे एक आदिवासियों के द्वारा एक बड़े पैमाने पर पत्थलगड़ी आंदोलन चलाया गया, जिसको लेकर काफ़ी सारे केसेस दर्ज किए गए हैं। तो इन केसों को आप किस रूप में देखते हैं और इन केसेस के लिए क्या क्या करना चाहेंगे आप? चूँकि क्योंकि आदिवासियों की मांग रही है झारखंड में खास करके कि इन केसों को जल्दी से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। ये बात कही है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है
तो पत्थलगड़ी की जितनी केसेस है हम लोग जो है वो एक दिन में खारिज कर देंगे, उसको वापस ले लेंगे। दूसरी बात रही पत्थलगड़ी की जो है, ठीक है, उसमें जो मैटर है वो संविधान सम्मत और मानवाधिकार सम्मत हो, पेशा लॉ के अंदर कैसा लिखा जाए, ये एक इशू हो सकता है। पर अगर कोई ग्राम सभा अपना बोर्ड लगाना चाहती है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है, क्योंकि वो तो एजुकेट कर रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये राइट्स है, ह्यूमन राइट्स ये है, पेशा लॉ में ये है। हाँ, वर्डिंग क्या हो ये एक इशू हो सकता है। तो ग्राम सभा अगर परमिशन लेके अगर पत्थलगड़ी करती है तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई गलत है, क्योंकि ये तो आदिवासियों की पहले की परंपरा भी रही है। सिर्फ मैटर कैसा लिखा जाए ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। और अभी इतने छोटे से चीज़ों के लिए केसेस लगा देना और उनको कहना कि भाई आप स्टेट के अगेंस्ट जा रहे हैं और आप कोई गलत काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये वो सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो बेसिकली जो है वो ट्राइबल्स के अगेंस्ट में है, वो यहाँ के जो वर्किंग क्लास के अगेंस्ट में है, वो किसानों के अगेंस्ट में है। तो ऐसे बीजेपी गवर्नमेंट को जो है, मुझे उस दिन पता चला कि रघुवर दास जी ने किसी रैली में कहा कि भाई हम आदिवासी मुक्त झारखंड बनाएंगे। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि यदि आप आदिवासी मुक्त झारखंड बनाने की बात करेंगे तो हम बीजेपी मुक्त झारखंड जो है वो बनाने का समय आ गया है। और जैसे हमने छत्तीसगढ़ में आपको आउट किया, अभी एपीआई आपको झारखंड में आउट करने के लिए आई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि झारखंड में पहले चरण का चुनाव हुए हैं, अभी 4 चरणों के चुनाव बाकी। इसके बावजूद कल से जो टीवी सर्वेस जो है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि इसमें बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, ऐसी बातें छनकर सामने आ रही। इसको क्या मानते हैं सर, और क्या चैलेंजिंग रहेगा बीजेपी? ऐसे सर्वे तो छत्तीसगढ़ में भी आए, महाराष्ट्र में भी आए। महाराष्ट्र में क्या हो गया आपको मालूम है? महाराष्ट्र में तो कह रहे थे कि भाई 288 में हम 240 प्लस जाएंगे, बीजेपी जो है वो अकेले जो है वो 175 प्लस जाएंगी। उसका नतीजा क्या है आपने देख लिया। और महाराष्ट्र में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट कैसी गई है भी आपने देख लिया। तो जो बीजेपी है वो बीजेपी के पास तो पैसा है, पैसा में जो सर्वे जो है आप करवा सकते हैं, टेलीविज़न में उसको दिखा सकते हैं, लेकिन वो सर्वे जो मीडिया का बीजेपी का सर्वे है वो जनता का सर्वे नहीं है। झारखंड की जनता ने अपना सर्वे कर लिया है, अपना मत बना लिया है, और उनका मत ये है कि बीजेपी सरकार को यहाँ से हटाना है और यहाँ पर जो एपीआई जैसी पार्टी जो है वो ऊपर आएगी। क्या अनुमान है सर आपको, एपीआई कितने सीटें यहाँ पर जीत सकती है? देखो, हमारी 5 सीटें जीतने की जो है वो यहाँ पर कोशिश है, और हम पूरी जो है वो उम्मीद कर रहे हैं कि 5 सीटें हम लोग जीतेंगे, और बाकी 10-15 सीटों में जो हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। हमारा जो है बहुत वोट परसेंट बढ़ेगा, हो सकता है हम सेकंड पे भी आए या फर्स्ट पर भी जा सकते हैं। वो 15 सीटों पर मैं उतना नहीं कहूँगा, लेकिन 5 सीटें जीतने का जो है हमारे प्रयास चल रहा है। और जयपाल सिंह जी और बिरसा मुंडा जी को भारत रत्न जो है वो डिक्लेयर कराने के लिए हम रिकमेंडेशन करेंगे, अगर हमारे एमएलए आते हैं या हमारी गवर्नमेंट बनती है तो ये बात भी हमने अपने नीति अभिवचन में डिक्लेयर किया है, क्योंकि लोग किसी को भी उठाकर भारत रत्न देने की बात करते हैं देश के अंदर में। तो झारखंड की भूमि में बिरसा मुंडा जी का और जयपाल सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उनको हम भारत रत्न दिलाने के लिए रिकमेंडेशन करेंगे, ये भी हमारे नीति में है। एक सवाल सर, चूंकि देश की आर्थिक इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, ऐसा माना जा रहा है कि कल परसों जो सर्वे आया है उसके अनुसार भारत की जो जीडीपी है वो और भी 0.5% लॉस में गई है, मतलब 4.5% पे आ गई। इसको लेकर आपको क्या राय है सर? ये तो मोदी जी की देन है, तो मोदी जी की देन है, लोगों ने मोदी जी को चुन कर दिया। और हम तो पहले से कह रहे थे कि आदमी की डिग्री चेक करो, इसको आता नहीं है अब, लेकिन भारत की जनता है, उन्होंने उनको चुना दिया। मैं जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, उसके 8 दिन के अंदर मैंने इंटरव्यू दिया था, उसी समय मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 3% हमारा ग्रोथ रेट नीचे आएगा। ये बात मैं नवंबर 2016 की बता रहा हूँ। 8 तारीख को शायद डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके 9 दिन के अंदर मेरा इंटरव्यू हुआ, वो अभी भी डोमेन में है सोशल मीडिया में, और मेरा प्रेडिक्शन सही हो रहा है। उस समय 8% से हम जीडीपी ग्रो कर रहे थे, अभी 5% के अंदर आ गए। वर्ल्ड फोरम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने ये बात को कही है कि भाई भारत के अंदर में जो आंकड़ा है वो मैनिपुलेटेड है, और ये बात भारत के जो एक्स इकोनॉमिक एडवाइज़र थे अरविंद सुब्रमण्यम जी, वो भी बात ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पर हमारा 2.5% का जो है वो एरर है आंकड़ों में। तो ये तो झूठों की सरकार है बीजेपी गवर्नमेंट, ये तो झूठों और लुटोरे की सरकार है। ये जो है पहले तो लूट रही है देश को जो है, और मेरा ये क्लियर चार्ज है कि ये मिस्टेक नहीं हुए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट जानबूझ के ऐसा कर रही है। ये जानबूझ के इसलिए कर रही है ताकि देश का जो पैसा है वो देश से बाहर चले जाए, और यहाँ का जो किसान है, यहाँ का जो श्रमिक है, यहाँ का जो कर्मचारी है, यहाँ का जो छोटा बिजनेसमैन है वो प्रॉब्लम में रहे, और जो बड़े बिजनेसमैन है भारत के कुछ चंद जो है जो लोग हैं, क्योंकि आप देखिए ना, आप 1% लोगों के पास में भारत के अंदर में 70% से ज़्यादा संपत्ति हो गई अभी देश के अंदर में, और 45% इनकम उनके पास में 1% लोगों के पास में जो है वो। तो ये जानबूझ के बीजेपी गवर्नमेंट जो है कर रही है। पहले कांग्रेस ने इसको किया, अब कांग्रेस से
10 गुना ज़्यादा बीजेपी गवर्नमेंट जो है ये तमाम चीज़ों को कर रही है। इसी को हम कास्ट कैपिटलिज्म कहते हैं। तो ये ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसको बीजेपी को पहले तो इलेक्शन में हराना पड़ेगा, और वो हराने की शुरुआत जैसे महाराष्ट्र से हो गई है, अभी झारखंड में ये काम होता है, तो ये बदलाव फिर सेंटर के अंदर में आएगा। एपीआई इसमें लीडिंग रोल प्ले करेगी। झारखंड वासियों के लिए एनलाइटन न्यूज़ की ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे आप एपीआई? बस झारखंड के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर समताशील सरना झारखंड यदि बनाना है, विज्ञानशील मानवतावादी झारखंड यदि बनाना है, जोहार झारखंड यदि बनाना है, ऐसा झारखंड जो बिरसा मुंडा जी के सपनों का झारखंड हो, ऐसा झारखंड जिसमें जल जमीन जंगल के पूरे अधिकार जो है वो उसमें साकार हो सके, ऐसा झारखंड जहां माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनका डेवलपमेंट हो, ऐसा झारखंड जहां हर कोई भूमिहीन ना हो, हर एक किसान के पास भूमि हो, ऐसा झारखंड जहां इंडस्ट्री में लोग एम्प्लॉयमेंट में हो, ऐसा झारखंड जहां कोई भेदभाव ना हो, विषमता ना हो और सबका डेवलपमेंट हो, और वो झारखंड एक मॉडल स्टेट बने। जो भारत का पहला अमीर देश है, अमीर राज्य है झारखंड, 40% मिनरल वेल्थ झारखंड के अंदर में, लेकिन वहाँ इतनी गरीबी और जो पिछड़ापन है, इसकी पॉलिसी को जो है वो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म की जो पॉलिसी है अनेक अंगों मग्गों की, उससे ठीक किया जा सकता है। वो झारखंड बनाने के लिए एपीआई यहाँ पर आई है। बीजेपी झारखंड को बर्बाद करेगी, कांग्रेस के पास में वो नीति नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी वही काम करते आई है। जेएमएम, जेवीएम और बाकी जो छोटी पार्टीज है, उनके पास में ये दृष्टि नहीं है, उनको करने के लिए नॉलेज नहीं है। तो एपीआई जैसी पार्टी यदि झारखंड में आती है तो झारखंड का बहुत बड़े पैमाने पर उद्धार हो सकता है, और झारखंड से पूरे देश में और दुनिया में मैसेज जा सकता है। तो जोहार झारखंड बनाने के लिए कोर्ट को वोट करें, एपीआई को वोट करें और बड़े पैमाने पर हमारे कैंडिडेट्स को जिताएं, ऐसे में झारखंड वासियों से विनंती करता हूँ। तो ये थे एपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट धीमान विजय मानकर, जिन्होंने झारखंड के लोगों के राइट्स, डिग्निटी और डेवलपमेंट को लेकर अपनी नीतियों का यहाँ पे जिक्र किया एनलाइटन न्यूज़ के माध्यम से, और यहाँ पे जो पार्टी के उम्मीदवार है उनको जिताने की अपील की है। हालांकि यह देखना होगा कि एपीआई इस चुनाव में कितना फाइट कर पाती है और बीजेपी कांग्रेस के इतर एपीआई यहाँ पे कितने सीटों पर जीत पाती है। एनलाइटन न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी, रामगढ़ विधानसभा, झारखंड।